जय हिंद। जीके स्कैनर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी टेट 2019 के हल प्रश्न पत्र के बारे में, और साथ ही इनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए थे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने हिंदी, पर्यावरण, बाल विकास के 30 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए थे। जिन भी दोस्तों को हमारा वीडियो देखना है वो हमारे प्ले लिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको जो है सीजी टेट के सारे प्रश्न जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो गणित के पहला प्रश्न है यहाँ पर, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 216 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी भुजाओं का जो अनुपात है 3:4:5 है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो इसको हम क्या क्या करना है, ज्ञात करना है क्या परिमाप। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि भुजाओं का जो अनुपात दिया है कितना दिया है, 3:4:5 दिया है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो उसके बाद हम क्या मान लेते हैं कि माना कि ए बराबर 3x मानते हैं, बी बराबर 4x और सी बराबर 5x। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हमको क्या पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है वो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखो कि एस क्या है, तो एस जो है क्या होता है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यहाँ पर बात हो रहा है समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज मतलब कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, जैसे कि ये भुजा ए हो गया, ये भुजा बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू कितना माने हम 5 माने। ठीक है, तो जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है मतलब एस, तो एस बराबर क्या हो जाता है, ए प्लस बी हो गया और प्लस यहाँ पर क्या हो गया सी। ठीक है, तीनों का जो बटा कितना हो जाएगा 2। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, तो ए यहाँ पर ए कितना है 3 और बी कितना है 4 और सी कितना है 5। ठीक है, बटा कितना कर देंगे 2। तो 5 4 9 3 12, 12/2 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। तो एस की जो वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर फाइनल वैल्यू एस की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो आगे आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो 6 आया, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, अब एस की वैल्यू रख देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 216 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो अब आगे इसमें एस की वैल्यू रख देते हैं। तो देखो एस की वैल्यू रखने के बाद कहाँ क्या आ जाएगा, ये एस का वैल्यू यहाँ पर 6 है, उसके बाद इसकी जगह पे 6 रखें, 6x माइनस ए की वैल्यू रखें 3x और फिर एस की वैल्यू 6 रखें और बी की वैल्यू 4 रखें, फिर उसी प्रकार एस की वैल्यू 6 रखें और सी की वैल्यू कितने रखें 5 रखें। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखो इसमें क्या होगा कि देखो 216 बराबर क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद देखो क्या आ जाएगा, ये 6x गुना 3x गुना 2x गुना x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करते हैं तो 216 बराबर 36x का 4। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसके बाद जो है क्या आ जाएगा, इसको फिर सॉल्व करते हैं तो 216 बराबर क्या आ जाएगा 6x का वर्ग, मतलब यहाँ पर इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 36 का 6 और x का 4 है तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके बाद फिर से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो एक्स स्क्वायर बराबर 216/6 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बराबर 216/6। अब फिर से सॉल्व करते हैं इसको, तो एक्स बराबर 6। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या दिया है, देखो माना ए बराबर क्या माने हम 3x माने, बी बराबर 4x माने और सी बराबर 5x। तो हमको जो यहाँ पर x की वैल्यू दिख रही है 6। ठीक है, तो उस यहाँ पर जितने जगह में x दिख रहा है वहाँ पर क्या करेंगे हम 6 का मान मतलब जो है 6 रख देंगे। ठीक है, x की वैल्यू 6 रखना है ना, तो यहाँ पर 6 रख दें हम। तो 3 गुना 6 कर देंगे, 4 गुना 6 कर देंगे, 5 गुना 6 कर देंगे। तो ये हम यहाँ पर कर देते हैं क्या, 3 गुना 6, 4 गुना 6 और 5 गुना 6। ठीक है, तो 3 का गुना 6 के साथ करने से 18, 4 का गुना 6 के साथ करने पर 18 और 5 का गुना 6 के साथ करने पर 30 हो जाता है। ठीक है, अब जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप जो होता है क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी। तो हम तीनों को जोड़ देंगे, जो तीनों भुजाओं का जो 18 और 24 और 30, तो 18, 24 और 30 को जोड़ने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 72 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर जो है त्रिभुज का परिमाप जो है कितना आ जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी 72 होगा। ठीक है, इतना करना है। मतलब व्यापम में अभी इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब वहाँ पर एग्जाम हॉल में बैठे तो ना तो फटाफट माइंड में आता है ये, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, बाकी आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए बस। ठीक, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्धक और महत्तम समद्विभाजक 250 और 50 है, यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर 50 और शेष फल 0 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, एलसीएम और क्या दिया है एचसीएफ। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहली संख्या दिया है, क्या दिया है, पहली संख्या जो है 250 दिया है, और हमको क्या करना है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या भी क्या दिया है यहाँ पर देखते हैं, मतलब कि ये दिया है कि एलसीएम जो है 250 दिया है और एचसीएफ कितना दिया है, ये एचसीएफ जो है
50 दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, ये पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर 50 हो और शेष फुल शून्य हो, तो हम पहली संख्या निकाल लेते हैं। पहली संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहली संख्या मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, ये x मान लिए। अब इसको बोला जा रहा है कि 50 से भाग देने पर, ये 50 से भाग देने पर कितना बचता है, ये नहीं सॉरी, यहाँ पर बोला जा रहा है पहली संख्या को 2 से भाग देने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x को कितना से भाग देने पर बोला जा रहा है, ये x हो गया और x को कितने से भाग देंगे, 2 से। ठीक है, 2 से भाग देने पर कितना शेष पद बचता है, भाज्य। यहाँ पर भाज्य जो कितना बचता है वो 50 बचता है। ये हो गया, 50 पर जाता है और शेष पर कितना बचता है, यहाँ पर शून्य बचता है। तो हमें पता है कि जो है क्या होता है कि 50 इन दोनों का जो वैल्यू करेंगे वहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 50 गुना 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगी, 100। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर कितने आ गई, 100। तो हमारा पहली संख्या क्या हो जाएगा, फिर पहली संख्या क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, यही x बराबर 100 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मान रख लेते हैं। तो पहली संख्या बराबर में क्या लगते हैं, 100। ठीक है, अब हमको दूसरी संख्या नहीं पता है तो हम दूसरी संख्या को क्या करेंगे, x मान सकते हैं ना। तो यहाँ पर x मान लिए, ये हो गया। अब आगे देखो इसमें क्या बोला गया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 250 गुना 50 बटा कितना हो जाएगा, 100 बराबर क्या हो जाएगा, ये x। ठीक है, ये क्या इधर आ जाएगा, फिर x बराबर ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर यहाँ पर x की वैल्यू कितने आ जाएगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 125 आ जाएगा। ठीक है, इसको कटा देते हैं। कैसे कटाएंगे, तो यहाँ पर देखो 50 ये 2 और ये 50 1, यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना बार जाएगा, 125 बार। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। देखो ए अपना व्यापार 85,000 से शुरू करता है। कुछ समय बाद जो है बी उससे 42,500 के साथ जोड़ता है। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा गया तो बी कितने समय के लिए जुड़ा था। तो देखो इसमें क्या करना है, हमको क्या करना है कि देखो ए और बी का अनुपात जो कितना है यहाँ पर 3:1 है। ठीक है, ये 3:1 हो गया। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि ए जो व्यापार कितना करता है, 85,000 से शुरू करता है। ठीक है, यहाँ 85,000 से शुरू किया और कि मतलब एक वर्ष मतलब 12 माह, तो ये 12 माह से इंटू कर देते हैं इसको। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि यदि कुछ समय पश्चात बी जो है उसके 42,500 के साथ जोड़ता है तो यदि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ जो इतना होता है, तो बी का जो है टाइम पता नहीं है, तो बी के जो टाइम को क्या मान लेते हैं हम, यहाँ पर x मान लेते हैं। ठीक है, 42,500 गुना x। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो कि क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा फिर 85,000 गुना 12, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 42,500 गुना x। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं इसके बाद जो होगा क्या करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा बराबर क्या आ जाएगा, ये 24/x आ जाएगा। ठीक है, 24/x कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 42,500 एक हम 42 और इसके बाद ये डबल 2 बार जाएगा, 42,500 का 2 से गुना करेंगे तो ये 85,000 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा, 12 और 2 का गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 24। तो यहाँ पर 3/1 बराबर कितना आ गया, 24/x। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है 24 और ये बटा 3। ठीक है, अब फिर से इसको सॉल्व करते हैं 24/3 को, तो 3 से डिवाइड करेंगे 8 को तो कितना आ जाएगा, 3 × 24, तो बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8। तो जो फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ पर आंसर जो है 8 महीने आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो किसी व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 33/3%, दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति रोज 15 स्क्रू बनाता है तो पहले व्यक्ति का स्क्रू बनाने की दैनिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी। तो इस कंडीशन में देखो क्या करना है हमको फिर से कि यहाँ पर 33/3% ना, तो पहले व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 50% है, बोल रहा है ये वाला जो है 33/3% दूसरे व्यक्ति का 50%। यदि दूसरा व्यक्ति 15 स्क्रू बनाता है तो पहले व्यक्ति का स्क्रू बनाने की क्षमता। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, हम क्या मान लेते हैं, दैनिक उत्पादन की क्षमता क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब उसके बाद जो बोला जा रहा है कि x हो गया, उसके बाद जो क्या बोला जा रहा है कि x का 33/3%। तो 33/3% को हम क्या लिख लिए, 100/3 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो 33/3 है उसको क्या मान लेते हैं हम, 100/3 मान लेते हैं। देखो ये 33 हो गया, 33/3%। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 33 या 99 और 100, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 100/3%। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखो इसमें क्या होगा, आगे इसमें देखते हैं कि देखो एक अब बराबर क्या बोला जा रहा है कि दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 50%। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति के दैनिक उत्पादन मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है 1500, तो 1500 का 50% हो जाएगा 1500 × 50/100। ठीक है, इतना हो गया। एक बार अगर आप समीकरण बैठा लिए अपने दिमाग में से तो कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा, एकदम इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर क्या हो जाएगा, 100/3%, 100/3% बराबर बटा 100 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे 1500 ×
इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा फिर 1500 गुना 50 बटा यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब आगे इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो 100 गुना क्या हो जाएगा ये 100 बटा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यानी 100 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सॉल्व करते हैं तो ऊपर चला जाता है, मतलब कि ये डिवाइड हो जाता है। तो ये हो गया। अब आगे देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा ये जो है ये मतलब कि 750 हो जाएगा। कैसे 750 होगा, तो देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये 50 है 50, 50 दूनी 100 और 2 और ये कितना हो जाएगा 750 मतलब 750। ठीक है, तो 1 बराबर 1/3 गुना 750। अब इसको सॉल्व करते हैं फिर से, क्या आ जाएगा ये 1 बराबर क्या आ जाएगा ये 750 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, किसी व्यक्ति के जो दैनिक उत्पादन है वो 1 बराबर 750 आ गया। अब हमको क्या करना है इसको कि जो इसको 750 के साथ क्या करना है, हमको गुना कर देना है, किसके साथ 3 के साथ। तो अब यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2250 रुपये। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2250 रुपये। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 4:5 है, तो लाभ प्रतिशत होगा बोला जा रहा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे क्या होगा इसमें कि देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात दिया है, क्या दिया है 4:5 दिया है, तो हम क्रय मूल्य को क्या मान लिए 4x मान लिए और विक्रय मूल्य को 5x। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे इसमें है कि देखो कि एक चीज़ इसमें नोट करना है कि लाभ बराबर क्या होता है हमको विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, ये हमको पता है। तो यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य हम क्या माने और विक्रय मूल्य क्या माने, तो विक्रय मूल्य हम क्या माने यहाँ पर 5x माने और 4x माने। ठीक है, तो लाभ हमारा कितना आ गया वो 1x। ठीक है, तो हम यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना माने 5x और क्रय मूल्य 4x, तो लाभ बराबर कितना आ गया 1x। अब इस 1x वाले को वैल्यू को हम कहाँ रखें, या इस वाले में मान रख देते हैं। तो लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, तो लाभ कितना है 1x और क्रय मूल्य कितना है 4x इंटू 100। तो अब इसके बाद सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो 100/4 उसके बाद बराबर 25% जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 25% होगा। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 24 मीटर लंबी 8 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर नाप की कितनी ईंटें लगेगी यदि दीवार का 10% हिस्सा मसाले से भरा हो। तो देखो इस कंडीशन में क्या करना है हमको कि यहाँ पर देखो 24 मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, ये भी सेंटीमीटर में दिया है और ये क्या है सेंटीमीटर में दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो 24 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, फिर ये देखो 1 मीटर बराबर क्या होता है ये 100 सेंटीमीटर, ये हो गया 100 सेंटीमीटर। अब उसी प्रकार जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है 24 मीटर, तो 24 मीटर बराबर कितना हो जाएगा ये 2400 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो गया। अब ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पर देखो 8 मीटर, तो 8 मीटर को भी कन्वर्ट करेंगे तो 8 मीटर बराबर ये कितना हो जाएगा 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको फार्मूला में बैठा देते हैं। तो फार्मूला क्या है हमारा देखते हैं, ये जो दीवार संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा और ये जो है ईंट का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है एल गुना बी गुना एच, तो यहाँ पर एल गुना बी गुना एच कर देते हैं और नीचे का क्या कर देंगे एल गुना बी गुना एच। ठीक, इतना हो गया। ऊपर वाले में संपूर्ण क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 2400 गुना 800 गुना 600 और नीचे में क्या आ जाएगा यहाँ पर जो है 24 गुना 12 गुना 8। इतना समझ आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद देखो क्या आ जाएगा ये कितना दिया है 100 गुना 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा फिर उसके बाद जो फाइनल इसका क्या हो जाएगा ये 50,000 हो जाएगा। कैसे 5 ये कैसे होगा, देखो 24 के इसको क्या करेंगे हम 24 से इसको कटा देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कि अगर 8 को इसको कटा देंगे तो ये भी 100 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 60 को 12 से कटा देते हैं तो यहाँ पर 5 बच गया। तो ये क्या बचा 100 गुना 5, तो यही इसी को हम यहाँ पर लिख दिए 100 गुना 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 50,000 हो गया। अब चूंकि बोला जा रहा है कि 10% हिस्सा जो किससे बोला है मसाले से भरा हुआ है, तो हम इससे क्या करेंगे 10% क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 10/100 क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 50,000 का 10% अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा ये बराबर क्या हो जाएगा ये 5,000। तो अब क्या करेंगे इस 5,000 को हम घटा देंगे कि इससे 10% हिस्सा मसाले से भरा हुआ बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम इसमें से 50,000 में से 5,000 माइनस कर देते हैं। यहाँ पर देखो तो देखो 5,000 क्या हो जाएगा ये माइनस हो गया। अब इसका जो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 45,000। तो इसका जो फाइनल आंसर क्या होगा 45,000 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो अगला प्रश्न हमारा है यदि 2x बटे 1 + 1 बटे कितना हो जाएगा 1 + x बटे 1 - x बराबर 1 हो तो x का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में देखो कैसे करना है हमको। सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इधर नीचे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इधर नीचे से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 - x हो जाएगा और यहाँ पर जो है एक बचा है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 - x प्लस यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा ये
इस प्रकार से हो गया। अब इस प्रकार से करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो प्लस माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो उसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद जो फाइनल क्या बन जाएगा, ये 2x बटे 1 प्लस 1/1 माइनस एक्स प्लस बराबर 1। ठीक है, इतना हो गया। अब फिर से इसको सॉल्व करते हैं। तो चूंकि यह क्या होता है कि तीसरा पद और चौथा पद है, तो तीसरा चौथा पद में क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। ये क्या है, तीसरा पद है, ये क्या है, चौथा पद है। तो इस कंडीशन में क्या है, ये ऊपर चला जाता है। तो देखो आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2x बटे 1 प्लस 1 माइनस एक्स बराबर 1 हो गया। अब फिर सॉल्व करते हैं इसको, तो 2x बटे 2 माइनस एक्स बराबर 1। अब आगे देखो, इसमें 2x बराबर 2 माइनस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिए तो क्या हो जाएगा, ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये इसको गुना कर देंगे, 2x इधर 2x गुना 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स हो गया। तो फिर से सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस एक्स बराबर 2। तो क्या ये x जो है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2x प्लस एक्स बराबर 2 हो गया। तो फिर से सॉल्व करते हैं तो 3x बराबर 2 हो गया। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो गया। ठीक है फ्रेंड, इतना समझ आ गया। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस नीचे से सॉल्व कर जाना है। ये मतलब जितने भी सीजी टेट का एग्जाम होता है, एक ना एक क्वेश्चन ये आता ही है। मतलब सीजी टेट के कोई भी एग्जाम में जहाँ वर्ग 3 का जब पेपर होता है, तो ये क्वेश्चन कभी नहीं छूटता, एक क्वेश्चन नहीं आता ही है। ठीक है, तो इसको हमेशा बनाना है। ठीक, अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। प्रश्न 8 में क्या दिया, देखो 658 गुना 658 गुना 658 माइनस 328 गुना 328 गुना 328 बटा 658 गुना 658 प्लस 658 गुना 328 प्लस 328 गुना 328। ठीक है, जब ऐसे प्रश्न दिया रहेगा तो इसमें क्या करना है, लॉजिक लगाना है। देखो क्या लॉजिक, हम इसको A3 मान सकते हैं, इसको B3 मान सकते हैं। तो देखो A3 में B3 में क्या हो जाएगा, ये A-3 और B मतलब कि A3 और माइनस B3। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये A-B A² प्लस AB प्लस B²। ठीक है, इतना होता है। तो देखो अब क्या करेंगे इस कंडीशन में, ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है तो इसको ऐसे लॉजिक लगाना है। अब देखो इसमें आगे बढ़ाते हैं तो क्या बनेगा, ये हम इसको क्या मान सकते हैं, 658 का स्क्वायर और 328 का स्क्वायर ऐसे मान लेते हैं। तो बराबर ये क्या हो जाएगा, 628 माइनस 628 328 बराबर 658 का स्क्वायर प्लस 658 गुना 328 प्लस 328 का स्क्वायर। ठीक, इस तरह से मान लेते हैं। तो अब देखो इस कंडीशन में ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाले में इतना चला जाएगा, 628 माइनस 328 और 658 स्क्वायर और 658 ये वाला हो जाएगा। अब नीचे वाला में देखो, नीचे वाला में क्या दिया है, इतना बस दिया है ना, मतलब कि ये वाला एरिया बस दिया, नीचे में इतना इतना तक बस दिया है, और ऊपर में क्या दिया है, ये दोनों जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देखो नीचे वाला में यहाँ तक दिया है, ये नीचे का जाएगा और यहाँ तक का जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाले में ये साथ में भी रहेगा, क्योंकि A3 माइनस B3 है। तो A3 माइनस B3 में हमको इतना पूरा लिखना पड़ेगा ऊपर में। तो हम चलो ये यहाँ पर इसको पूरा लिख लेते हैं। तो देखो आगे क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे में बटा में क्या हो जाएगा, ये 658 का स्क्वायर प्लस 658 गुना 658 प्लस 328 का स्क्वायर। अब इस कंडीशन के बाद क्या करना है, 628 माइनस 328, तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 330 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। यदि क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि चौड़ाई जो है लंबाई का, मतलब कि उसकी जो चौड़ाई है उसकी लंबाई का 60% है। तो हम चौड़ाई बराबर क्या मानते हैं, बी का क्या मानते हैं, हम क्या मानते हैं, बोला जा रहा है कि ये 60%। 60% बराबर क्या हो जाएगा, ये 60/100 बराबर 3/5। तो बी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल गुना 3/5, ये हो गया। अब आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है कि आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई धन क्या होता है, ये चौड़ाई होता है। ठीक है, अब इस वाले वैल्यू में हम मान रख देंगे, लंबाई और चौड़ाई का मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखो 2 गुना क्या करेंगे हम, मान रखने के बाद देखो क्या हो जाएगा, ये देखो 800 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना एल, और एल के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एल इंटू 3/5। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 800 बराबर ये, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 एल धन 3L/5 हो गया। ठीक है, अब फिर से इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद ही कितना हो जाएगा, एल बराबर 400 गुना 5/8। कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से इसको कटा देंगे, ये 4 हो गया। ठीक है, 400 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे मल्टीपल हो गया, 400 गुना 5 हो गया, 4 का गुना 5 से हो जाएगा, और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और एल जो है बाहर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 400 गुना 5/8, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो तो एल बराबर यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 250 आ जाएगी। कैसे 250 आ जाएगी, ये देखो तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंचे यहाँ पर 40 हो जाएगी। तो मतलब कि ये कितना हो जाएगा, ये हो गया, देखो 8 पंचे 40। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 5 का गुना कर देंगे, 5 पंचे जो है कितना हो जाएगा 2500, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 250, ठीक है। तो एल बराबर कितना आ गया 250 आ गया। अब हम क्या करने हैं कि एल बराबर जो 250 आ गया, तो हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो बी बराबर क्या होता है, एल गुना 3/5 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल की वैल्यू रख देंगे। तो एल की वैल्यू यहाँ पर 250 रखे, गुना 3/5 कर दिए, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर दें, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये कितना आ गया 150 आ गया। बी बराबर कितना आ गया 150 आ गया। 5 इसको कटा देते हैं, कटाने के बाद ये देखो क्या हो जाएगा, ये 5 एकम 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 पंचे 25 से 50 हो गया, 50 का गुना 3 से कर दें तो कितना हो जाएगा ये 150, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए। तो लंबाई बराबर कितना हो गया, ये कितना हो गया 250 हो गया, और चौड़ाई बराबर कितना हो गया 150 हो गया। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, ठीक है। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद इसके बाद क्या करना है हमको कि इसमें जो है मान रखना है, ठीक है। मान रखने के बाद तो एल बराबर यहाँ पर दिया कितना है 250 और बी बराबर 150, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर ये कितना हो जाएगा, ये 37,500 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 37,500 वर्ग मीटर, ठीक। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 0.232323 को साधारण भिन्न में बदला जाए तो उसका मान होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर ये बार बार आ रहा है, ठीक है, ये परसेंटेज बार ये बार बार ऐसे आ रहा है, तो उसको क्या कर देते हैं हम बटा 9 कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसा बटा 9 कर देते हैं। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा 0.23 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 99, ठीक है फ्रेंड। ये मतलब 10वीं के जो मैथ्स का बुक है उसमें ऐसा दिया गया, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक, ये हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो किसी एक रकम का 7 साल बाद साधारण ब्याज 1750 है। यदि साधारण ब्याज 20% अधिक हो तो कितना अधिक ब्याज उस रकम पर प्राप्त होगा। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, एक रकम का 7 साल बाद बोला जा रहा है ना, साधारण ब्याज कितना बोला जा रहा है 1750, तो साधारण ब्याज 20% अधिक हो। तो यहाँ पर जो हम पहले बात करते हैं पहले साल का, तो पहले साल का यहाँ पर कितना है ब्याज वन बराबर मान लेते हैं पी गुना आर गुना टी, और बटा कितना मान लेते हैं हम यहाँ पर 100, ठीक है। अब बोला जा रहा है इसमें मान रख देते हैं कि 7 साल बाद साधारण ब्याज 1750, तो 1750 बराबर क्या हो जाएगा ये पी गुना आर गुना टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें इस कंडीशन में बोला जा रहा है कि ये 1750 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ये इसको बनाते हैं तो ब्याज 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये ब्याज 2 बराबर पी गुना आर प्लस बी, और गुना कितना हो जाएगा ये 7 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है। इस तरह से बना लिए। अब इस कंडीशन में देखो क्या होगा कि जो यहाँ पर अगर एक यहाँ पर देखो 3 चीज़ हमें पता नहीं है, क्या पता नहीं है, ना आर पता नहीं है, पी पता नहीं है, ना ब्याज पता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हम ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा ज्ञात हो। यहाँ पर हमको 2 चीज़ पता रहता तो हम क्या मतलब कि 2 चीज़ पूछा जाता ना तो पता चल जाता, तो लेकिन यहाँ पर क्या है 3 चीज़ पूछा जा रहा है, तो 3 चीज़ पूछे जाने पर यहाँ ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका फाइनल आंसर है, ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अगले प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, यदि वर्गमूल 1825 बराबर कितना है 135, तो 182.25 धन 1.822225 धन 0.118 इतना का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो इन चारों ऑप्शन में कौन सा हो सकता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको पहले जो दशमलव है इसको क्या करेंगे हम भिन्न रूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भिन्न रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, ये दशमलव को 1 मानते हैं और उसके बाद जितना भी अंक बचता है उसको 0 लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक एक सीरियल वाइज हम इसको क्या करते हैं लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम, पहले वाला को ये 182.225 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं लाइन से, ये देखो ये हो गया। अब उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये देखो। अब इस वाले को कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये देखो, ठीक है, इतना हो गया। तो इसको देखो समझना है, क्या समझना है कि दशमलव को 1 माने हैं, उसके बाद जितना अंक दिया है उसको 0 करें, तो इतना सब समझ आ गया। अब इसके बाद इसको आगे हल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे 135/10 हो जाएगा, ये इसका वर्गमूल कितना होगा 135/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले को करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, सभी में 135/100 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम इसका वर्गमूल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 4 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा, इसके बाद इसमें 6 जीरो है तो इसमें फिर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 जीरो है तो इसमें 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे क्या करेंगे, इसको सभी का वर्गमूल कर देंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इन सब में क्या है कि 135 जो है इसमें बाहर निकल जाएगा, तो 135 को बाहर निकाल लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर जो कितना बचेगा, फिर 1/10 बचेगा, उसके बाद 1/100 बचेगा, फिर 1/1000 बचेगा और 1/10,000 बचेगा, ठीक है, ये हो गया।
अब देखो इसके बाद इसको सॉल्व करने, फिर से सॉल्व करने के बाद ये क्या क्या हो जाएगा, ऊपर में 135 बाहर निकल गया। फिर क्या होगा, फिर देखो ये इतना इसको सॉल्व करेंगे तो ये सब बाहर निकल गया और बटा कितना हो जाएगा, ये 1000। ठीक है, हो गया। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो इसके बाद सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 1000 और 100 और ये 10 और 11, तो 1111 बटे 1000। ठीक है, 135 गुणा कितना हो जाएगा, 1111 बटे कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दे फिर से तो कितना आ जाएगा, ये 1499 बटे कितना आ जाएगा, ये 1000। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से सॉल्व करने के बाद अब हम इसको क्या करना है, दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो दशमलव में कन्वर्ट के मान एक को क्या करते हैं, दशमलव लेते हैं और उसके बाद जितने अंक है उसको क्या करेंगे हम, इसको मतलब कि दशमलव का वो बाद का अंक है। ठीक है, तो यहाँ पर 14.99985 आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 14.99985। यही इसका फाइनल आंसर है, ऑप्शन ए इसका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिकल ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, देखो तो हमारे अगले प्रश्न में हम क्या करेंगे, तो इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चनों को भी लेके आना। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर देखो, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पर दिया बोला जा रहा है किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेषफल प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 18 से, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं कि माना कि वह संख्या x है। अब उसको भाग दे दिया कि 100 को किससे भाग दे, 347 से भाग, सॉरी यहाँ पर 342 से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना भाग दे देंगे हम, 342 से भाग देते हैं, तो ये कितना हो गया, 342। ठीक है, ये 342 से भाग दे दिए एक्स को, तो एक्स को 342 से भाग देने के बाद ये क्या बच जाएगा, ये देखो इसके बाद क्या होगा, फिर 0 से 47 से बचता है। ठीक है, अब उसी प्रकार यदि उसी संख्या को हम किससे भाग देते हैं, 18 से भाग दे दी जाए। अब उसी संख्या को बोला जा रहा है कि 18 से भाग दे दिया जाए। ठीक है, 18 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर 100 को फिर से 18 से भाग दे देते हैं, तो ये कितना शेषफल बचता है बोला जा रहा है, ये तो शेषफल इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट जो ये वाला संख्या है 47, जो शेषफल बचता है ना, उसको क्या करना है, हम डायरेक्ट 18 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो देखो 18 से भाग दे देते हैं 47 को, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बच जाएगा, ये 18 दूनी 36 और यहाँ पर कितना बचेगा, फिर ये 11। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, ये ऐसे बनाने का ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 11। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। तो इसमें जो है 11 उत्तर ये आ गया। अब अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है। पहली और तीसरी संख्या का अंतर होगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है हमको कि क्या बोला जा रहा है, 3 संख्याओं में से पहली और जो दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि जो 3 संख्या, ठीक है हम 3 संख्या मान लेते हैं, कौन कौन सा, एक संख्या, यहाँ पर 2 संख्या हो गया और ये कितना हो गया, तीसरा संख्या। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें बोला जा रहा है 3 संख्या में पहली और दूसरी संख्या का औसत, तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर देखो ये पहली संख्या हो गया और ये यहाँ पर प्लस दूसरी संख्या। ठीक है, ये दूसरी संख्या हो गया। इन दोनों का जो औसत है, ठीक है, ये दोनों का औसत जो है किसके बराबर बोल रहा है, ये अंतर बोल रहा है। ठीक, पहली और तीसरी संख्या का अंतर होगा, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर बोला जा रहा है ना, तो उसके बाद जो है दूसरी तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है कहा थे। तो दूसरी और तीसरी संख्या जो इन दोनों का अंतर जो है 15 अधिक है, किसके, दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से। ये दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये दूसरी संख्या हो जाएगी और यहाँ पर प्लस क्या आ जाएगी, ये तीसरी संख्या। ठीक है, ये हो गया तीसरी संख्या। अब इसके बाद ये बटा क्या कर दें, औसत मतलब 2 संख्या मतलब 2 कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये 15 अधिक है, 15 अधिक है बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 15 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे कॉन्सेप्ट लगाना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये जो अब इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये पहली संख्या के बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस ये दूसरी संख्या हो जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या के बाद ये क्या हो जाएगी, ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस दूसरी संख्या ये। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये तीसरी संख्या में करते हैं, प्लस तीसरी संख्या। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर मतलब इसको सॉल्व करें तो दोनों का है, क्योंकि दोनों में हर समान है, तो दोनों में क्या रहेगा, एलसीएम जो है 2 रहेगा। ये हो गया। अब इसके बाद इसको क्या होगा, ये प्लस है और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो इसके बाद बराबर ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर बचा क्या, पहली संख्या और कितना बचा, तीसरी संख्या। ठीक है, तो बचा क्या, यहाँ पर पहली संख्या माइनस कितना बचा, ये तीसरी संख्या। ठीक है, बराबर यहाँ पर बटा 2 हो गया और यहाँ पर बराबर कितना बचा, ये 15 मतलब कि बराबर जो है
30 बचा, ठीक है। नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली संख्या और तीसरी संख्या, तो इनका गुना इसके साथ हो जाएगा ना, 2 के साथ। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा लास्ट में पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या हो जाएगा और माइनस क्या होगा, ये दूसरी संख्या हो जाएगा और इसके बाद बराबर क्या हो जाएगा 15 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है, 15 गुना 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या पूछा गया है, 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या का औसत होगा, तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा 30। तो यहाँ पर ऑप्शन में 30 नहीं दिया है, ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, फिर बन जाए। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो, 12 कापियों को बेचकर एक विक्रेता जो है 4 कापियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। अब देखो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले देखो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, ठीक है। अब आगे इसमें क्या है कि माना जो एक कापी का विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर माना एक कापी का विक्रय मूल्य हम कितना मानते हैं, 1 रुपये मानते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हम मानते हैं 4 कापी का विक्रय मूल्य कितना होगा, 4 रुपये। फिर उसी प्रकार जो है लाभ कितना हो गया, फिर यहाँ पर 4 रुपये हो गया, ठीक है, लाभ कितना हो गया, 4 रुपये हो गया। अब आगे इसी को करते हैं, तो देखो 12 कापी का जो विक्रय मूल्य कितना है, 12 रुपये हो गया। फिर जो है लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य कितना है और क्रय मूल्य कितना है, उसको यहाँ पर मान रख देते हैं। तो विक्रय मूल्य ये हो गया, और उसके बाद जो है क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, और जो है क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य ऋण लाभ होता है, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा क्या करना है, देखो 12 माइनस 4, विक्रय मूल्य 12 है और लाभ कितना है 4, ठीक है, यहाँ पर 4 रुपये का लाभ कमा रहा है ना, तो 12 माइनस 4 हो गया, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, फिर ये क्रय मूल्य बराबर 8 रुपये आ गया। अब देखो लाभ प्रतिशत बराबर क्या दिया है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100 होता है, तो हमको पता है। तो इसमें क्या करना है, हमको जो है मान रख देना है। तो यहाँ पर जो है लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4 बटे क्या हो जाएगा, ये 8 गुना 100, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो, अभी जो आंसर क्या आ जाएगा इसको देखते हैं। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, फिर 50%, ठीक है फ्रेंड। तो इसको ऐसे बनाना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए हमको क्या है, लाभ हानि का जो फार्मूला है वो याद रहना चाहिए। तो इसका जो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 50%, ठीक। अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक वर्ग की 4 भुजाओं के साथ एक हवाई जहाज 200 और 400, 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ता है, तो उसका वर्ग जो उसका उस वर्ग के चारों ओर का औसत वेग होगा। तो देखो यहाँ पर बोला जा रहा है एक वर्ग की 4 भुजाओं के साथ ना, तो हवाई जहाज जो है एक वर्गाकार आकृति में, जैसे कि ये 4 भुजा, ये वर्ग है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एक में 200, 400, यहाँ पर 200 से उड़ा, यहाँ पर 400, इधर 400, इधर 600, इधर 800, ऐसे करके मतलब प्रति किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ता है। तो उसका जो उस वर्ग के चारों ओर का जो औसत वेग होगा बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, औसत वेग बोला जा रहा है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि 1/200 धन क्या हो जाएगा 1/400 और 1 क्या हो जाएगा ये 600 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 800, ठीक है। बराबर कितना है यहाँ पर 4, ठीक है। तो 4 हम इसको क्या मान सकते हैं, 4xy मान सकते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 1/200 हो जाएगा, और एक इसके बाद जो है 1/400 और क्या हो जाएगा फिर 1/600 और ये 1/800, ठीक है, इतना हो गया। बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4y, ठीक। अब हो गया। अब देखते हो इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करते तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम जो है 24 आ जाएगा, और इसका जो है सॉल्व करते हैं तो 12 + 6 + 4 + 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो है इसका एलसीएम है 2400 और सभी को जोड़ने के बाद जो है क्या आ जाएगा 12 + 6 + 4 + 3 कैसे आएगा, दो को 2400 से मतलब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, फिर ये 12 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 400 को 2400 डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 600 को 2400 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, और 800 को 2400 डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करने बराबर ही कितना आ जाएगा 4/y, ठीक, इतना हो गया। अब देखो इसके बाद जो है y बराबर क्या आ जाएगा, फिर इसको काउंट कर देते हैं, 12 6 18, 18 4 22 3 25, 25/24 बराबर 4/y। तो क्या करेंगे 25 का गुना इसके y के साथ हो जाएगा और 24 का गुना 4 के साथ हो जाएगा। तो इसको ऐसे करेंगे, देखो 25/2400 बराबर 4y हुआ ना, तो इसके बाद क्या हो जाएगा y बराबर 2400 गुना 4/25, ठीक है, इतना हो गया। तो देखो अब इसको सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 384 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व करने के बाद कितना है 384 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी हमारा जो 2019 में जितने भी मैथ्स के मतलब क्वेश्चन आए थे न्यूमेरिकल, वो सॉल्व हो गया। अब इसके अंतर्गत जो पेडागोजी पूछे गए थे, ठीक है, मैथ्स में भी मतलब क्या होता है कि जब भी कोई CGTET का एग्जाम होता है तो उसमें क्या होता है कि 30 नंबर का अगर सिलेबस है तो 30 नंबर में 15 नंबर मैथ्स का
बनाने का रहता है और क्या है कि 15 नंबर जो है पेडागॉजी का रहता है। तो जितने भी मैथ्स उसको सॉल्व कर लिए, अब हम यहाँ पेडागॉजी देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कि क्या है, विद्यार्थियों की शेषफल की संकल्पना को समझाने का सबसे प्रभावी तरीका है। ऑप्शन ए, समान आकार के कुछ घनों को इकट्ठा करके और उनका समूह बनाकर प्रत्येक समूह में घनों की संख्या को बदलकर तथा दर्शाना कि घन समूह में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी है, लकड़ी की छड़ को टुकड़ों में खंडित करना। ऑप्शन सी, स्वाभाविक संख्या को किसी छोटी स्वाभाविक संख्या से वास्तविक संख्यात्मक विभाजन द्वारा। उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, समान आकार के कुछ घनों को क्या करना है, इकट्ठा करके और उनका समूह बनाकर प्रत्येक समूह में घनों की संख्या को बदलकर दर्शाना घन में समूह नहीं है। तो सबसे प्रभावी संख्या क्या है, प्रभावी तरीका यही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गणितीय शिक्षण अभिक्षमता के लिए आवश्यक है, ठीक है। गणितीय क्षमता क्या आवश्यक है उसको देखते हैं। तो गणित की भाषा, गणित की मूल संकल्पनाओं की समझ, गणितीय संप्रेषण की क्षमता और उपरोक्त सभी। तो इसका जो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। क्यों, गणित की भाषा भी है, अभिक्षमता के लिए मूल संकल्पनाओं की समझ भी है और जो संप्रेषण की क्षमता, ये सभी क्या है, तीनों जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो गया। तो देखो अगला प्रश्न में क्या दिया गया है, 67 में कौन सी संकल्पना आधारभूत नहीं है। ऑप्शन ए, यह संख्या 67 का प्रतीक संकेत है। ऑप्शन बी जो है 6 का स्थानीय मान 60 है। ऑप्शन सी 7 का स्थानीय मान 7 है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन ए, यह संख्या जो है 67 का प्रतीक संकेत है। तो इसमें 67 की कौन सी संकल्पना, ये वाला भी ऑप्शन में यही सही होगा। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखते हैं, निम्न में से कौन सी सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है। तो इस क्वेश्चन में देखो, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पूर्ण संख्याएं हो जाएगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन क्या है, पूर्ण संख्याएं हो जाएगा, ठीक है। हम अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा 1 के स्तर के छात्रों को समझने के लिए कौन सी संकल्पना अधिक कठिन है। तो ऑप्शन ए, विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग, संख्याओं की गणना करना, संख्याओं का योग करना और उपरोक्त सभी। तो इसका जो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का क्या करना है, हमको प्रयोग करना है, ठीक है। और संख्याओं की गणना, संख्याओं का योग, ये उतना ज़्यादा, लेकिन ना इसको व्यापम में क्या किया गया है, ये ऑप्शन ए सही लिया गया है। लेकिन सीटेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या है, इसको उपरोक्त सभी को सही माना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं। तो कौन सी संकल्पनाएं अधिक अमूर्त हैं। ऑप्शन ए, ज्यामितीय, ऑप्शन बी, बीजगणितीय, ऑप्शन सी, संख्यात्मक और ऑप्शन डी जो है सभी सामान्य रूप से अमूर्त। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बीजगणित, ठीक है। बीजगणित क्या है कि इसमें जो है अधिक अमूर्त है, ये वाला बीजगणित, ठीक है। बाकी जो है उतना ज़्यादा नहीं है। तो हम अगले प्रश्न की ओर हमारा आगे बढ़ते हैं। तो देखो, गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए। ऑप्शन ए, पहचानात्मक, ऑप्शन बी, योगात्मक, ऑप्शन सी, रचनात्मक और ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका जो फाइनल आंसर जो है क्या है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब कि जो अधिगम है गणित का, वो कैसा होना चाहिए, मूल्यांकन जो है मूलतः होना चाहिए। तो ये क्या है, पहचानात्मक भी होना चाहिए, योगात्मक भी होना चाहिए और रचनात्मक भी होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसे गणितीय चिंतन की आवश्यकता हो सकती है। ऑप्शन ए, अंग्रेजी का अध्ययन, ऑप्शन बी, हिंदी का अध्ययन, ऑप्शन सी, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन और ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका जो फाइनल आंसर क्या है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन। मतलब कि इसका जो सही उत्तर क्या है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन जो है गणितीय चिंतन की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, देखो, किसी छात्र को विभिन्न ज्यामितीय समतल आकृतियां देकर सदृश आकृतियों को समूह बनाने के लिए कहा गया, उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा, कौन सा क्रम सही है, ठीक है। तो इस वाले में देखो, संक्षिप्तीकरण, निगमन, स्पष्टीकरण या विश्लेषण। तो देखो इस वाले में कौन सा क्रम सही है बोला जा रहा है। तो इसमें हम देखो, सबसे पहले क्या होगा, स्पष्टीकरण होगा, ठीक है। स्पष्टीकरण के बाद क्या होगा, फिर विश्लेषण होगा, विश्लेषण के बाद संक्षिप्तीकरण होगा, फिर क्या होगा, निगमन होगा। तो हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब अगला प्रश्न है हमारा। तो हमारा अगला प्रश्न है, त्रिभुज के क्षेत्रफल की जो संकल्पना है वो कैसी है, मूर्त है, अमूर्त है और ए तथा बी दोनों हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, मूर्त और अमूर्त दोनों हैं, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, अमूर्त संकल्पना प्राथमिक स्तर पर दिया जाना चाहिए, सामान्यीकृत संकल्पना को प्राथमिक स्तर पर विचार विमर्श करना चाहिए, स्वयं सिद्ध को प्राथमिक स्तर पर सीखना चाहिए और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो इसमें सही है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर। तो अगला प्रश्न, प्राथमिक छात्रों को उनके वर्ग एक कार्यकारी समिति में उनके गणितीय ज्ञान रखने की समर्थता का अधिक प्रसंभाव्य कारण है।
ऑप्शन ए गणितीय ज्ञान का मूल संकेतों पर आधारित है। प्राथमिक छात्र सहसा गणितीय ज्ञान पुनः स्मरण करने में असमर्थ होते हैं। और ऑप्शन सी जो है ज्ञान संसाधित करने में छात्रों को कठिनाई होती है। ऑप्शन सी जो है शिक्षण विधियाँ उचित नहीं है। तो इसका जो मेन आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए गणितीय ज्ञान का मूल संकेतों पर जो है आधारित है। ठीक है, आप इसमें क्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 29, परिधि की संकल्पना के बारे में किसी छात्र के समझ को एक शिक्षक कैसे मूल्यांकित करेंगे। तो छात्रों को दी गई लंबाई के आयत का परिधि ज्ञात करने के लिए देकर, छात्रों को धागे का टुकड़ा तथा समतल वस्तु देकर वस्तु की परिधि ज्ञात करने के लिए कहकर, छात्रों को पूछना दो दिए गए समतल वस्तुओं में बताएं कि किसका परिधि अधिक होता है, और उपयोग तो सभी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का, ऑप्शन बी, छात्रों को क्या करना है, धागे का टुकड़ा तथा समतल वस्तु देकर क्या करना है, परिधि की ज्ञात करने के लिए कहकर। ठीक है, तो ये क्या है, परिधि की संकल्पना के बारे में छात्र के समझ को ऐसे परखा जा सकता है। अब हमारा लास्ट प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से असंबंधित है। ठीक है, क्या है, असंबंधित है। जो है इसमें से ऑप्शन ए है प्राकृतिक संख्याओं के योग, प्राकृतिक संख्याओं का गुणन, किसी प्राकृतिक संख्या का ज्ञात करना, घात ज्ञात करना। ठीक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन है जो है अन्य से संबंधित है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है फ्रेंड, तो अंतिम तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद